हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलोवानधारी का भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि बेबी अच्छे से तातूस के घर में काम करने लगी है, वहाँ रहने लगी है और थोड़े दिनों बाद उसके जब बड़े बेटे की खोज खबर तातूस निकालते हैं तब वो एक दिन अचानक से फ़ोन पे उसकी बात करा देते हैं और उसकी इच्छा होती है अपने बेटे को देखने की। तो तातूस उससे बात पूछते हैं और बता देती है कि मुझे जाना है अपने बेटे से मिलने, और पूछते हैं कब जाओगी, तो बोलती है जब आप ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वो बाहर पौधों में पानी दे रहा था। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों ने यह वयस क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो वो उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातुस शायद यह सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन पर उसका हालचाल बात जानने के लिए बातचीत करवाते रहते थे। और मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं यह सोचकर बात टाल जाती थी कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातूस क्या सोचेंगे। वो बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी। मतलब उसकी उम्र का वयस, मतलब उस उम्र का लड़का बोले हमने हमारे यहाँ कभी नहीं रखा है, तो इससे वो थोड़ी घबराती थी अपने बेटे को अपने साथ रखने के लिए। और वो सोचती थी कि इसका क्या मतलब है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है क्या। मतलब वो सोचते कि इस उम्र के लड़कों पर विश्वास नहीं हो सकता है क्या। वह कभी क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वो मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते, तो फिर मेरा बड़ा लड़का क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं थी क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती थी। होते होते एक दिन तातू से स्वयं ही कहा तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह फिर बोली उसके लिए यही कहीं काम देखो, उससे वह रोज़ तुमसे मिलने जुल सके। मैं भी जानती थी बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम कुछ करना लिखना पढ़ना भी सीख सके। वो ऐसी जगह चाहती थी कि जहाँ उसके बच्चे का विकास हो सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा, मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ। तातुस बोले उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा, इससे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहेगा क्या। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं है। वो उसको सलाह देते कि इतनी भाग दौड़ करना नहीं चाहिए, तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है, अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसे ही अच्छे से चल रहा है। तातुस की बातें सुनकर मुझे माया होती है। मैं सोचती हूँ इस तरह से तो मेरे बाबा माँ ने भी मुझे कभी नहीं समझाया था। लगता है पिछले जीवन में सचमुच मेरे बाबा ही थे, मतलब पिता ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतने चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है वह तुम वही करती रही हो। मतलब पूछते कि तुम कर रही हो या नहीं कर रही हो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ काम में लगाओगे उतना लिखने पढ़ने में लगाओ, तुम देखोगे एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। और कुछ भी करने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, इससे काम चलाओ ना बेबी। फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। तुम्हें उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो मुझे ही दोषी मानेंगे। मतलब वो उसको इस तरह से आग्रह करते कि वो अपना लिखने का काम जारी रखे दूसरे कामों की बजाय। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया, कहा बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे उसका काम वहाँ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तातुस ने कहा मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी की एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसको ले आओ। बड़ी खुश हो जाती है वो तो कि जो उसके मन में था वो बात हो गई। मैं उसी दिन जाकर उसके लड़के को ले आई और अपने लड़के को ले आई। तातुस के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे और कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिलाना पिलाना तो वह कर ही रहे हैं और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। मैंने तय किया कि जब मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊँगी। तातु समझ गए थे खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते थे। मतलब वो समझ गए थे कि मैं किस प्रकार से कंजूसी कर रही हूँ, उनके खर्चे को कम कर रही हूँ। लेकिन तातु उस बात को समझ जाते थे और उनका ख्याल रखते थे। उन लोगों का
ऐसा इसने देख के कभी कभी मैं सोचने लगती थी कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ गया। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर के लोग कहीं नहीं, इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही हूँ वहाँ काम किए के लिए मुझे महीना मिलता था और यहाँ वैसा कुछ नहीं है। तातुस कहते बेबी मैं समझ कर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ, तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मतलब वो इसको एक तरह से नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह प्रेम करते थे। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा ने, दो बंधु भी वहीं रहने लगे थे। अर्जुन दा के वे बंधु बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे, मेरे बच्चों से बुला बुला कर बातें करते थे। उनमें से एक का नाम सुखदीप था और एक का रमन। अर्जुन दा से मुझे वे ज़्यादा ही अच्छे लगते और क्यों ना लगते। उन्हें चाय पीना है, खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसी किसी चीज़ की दरकार होने पर भी मुझे नहीं कहते, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि उनका जो छोटा बेटा थोड़ा शर्मीला है, वो अपना काम खुद करता है, बस बिस्तर में लेटा रहता है। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ चाय पानी खाने को क्या? बस सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ कहता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वो मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपने जैसा समझती थी। उन दोनों में ही सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता था वह शर्माता है। रमण दा दूसरी तरह का था, वह घर को बिल्कुल अपना समझ के रहता था। वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी था, खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखी है। वो मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बातें करता था। वह कहता था देखो अभी वे छोटे हैं, उनके शैतानी करने का समय है, उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, उन्हें सब समय खेलते मत देना, उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़का नहीं, लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े पहनने लगी थी। रमण दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उन्होंने मेरी लड़की को गुड़िया के लिए खेलते देखा। उसने तातुस से पूछा बेबी का यह लड़का है या लड़की? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले क्यों, तुम्हें नहीं मालूम, यह तो बेबी की लड़की है। रमण दा ने तब हंसकर कहा तभी तो मैं तो समझ बैठा था कि ये भी लड़का है, क्योंकि पहले गरीब लोग क्या करते थे, एक जैसे कपड़े ले आते थे सब बच्चों के लिए, पैंट बुशर्ट या चड्डी निकर शर्ट, ऐसे लड़का लड़की का फ़र्क नहीं समझ आता था। बाल कटा लेते थे, उनका ध्यान नहीं रख पाती थी माएँ, तो इस वजह से तो समझ में नहीं आता लड़का है लड़की है। तो इस तरह का ही रमन दा को थोड़ा सा असमंजस हो जाता है और इस तरह से उसका जीवन बहुत ही अच्छे से अभी चल रहा है बेबी का। और हम अगले भाग में देखेंगे कि बेबी का जीवन आगे किस तरह से बदलने वाला है, उसके बेटे के साथ में आने के कारण क्या क्या परिवर्तन उसके जीवन में होने वाले हैं, ये हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।